तो हम माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं और माइक्रोबायोलॉजी में हमने स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाफाइलोकोकस और निजीरिया को डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वो वीडियोस देख के ही बेसिलस पे आएँ। लाइक आपका एक फ़्लो बन जाएगा तो आपको और इजीली चीज़ें याद होंगी। और माइक्रोबायोलॉजी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे कवर कर रहे हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी, बट अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिलस को। बेसिलस बेसिकली हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, बट बेसिलस की खास बात यह है कि आपका स्पोर बनाता है। अब आपको पता होना चाहिए स्पोर होते क्या हैं। बेसिकली बैक्टीरिया अपने आप को नॉन फेवरेबल कंडीशंस में रहने के लिए तैयार करने के लिए क्या करते हैं कि स्पोर्स बना देते हैं। अब बेसिकली फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया को लग रहा है कि यार आगे जाके मुझे शायद न्यूट्रिशन ना मिले, तो वो स्पोर बना देंगे। तो जब वो किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जाएंगे जहाँ न्यूट्रिशन कम होगी तो वो वहाँ पे अपने स्पोर्स को यूटिलाइज कर लेंगे और फिर खुद उस अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाएंगे। तो जो भी स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं बहुत ख़तरनाक और बहुत होशियार होते हैं, बिकॉज वो पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं एक अनफेवरेबल सिचुएशन के लिए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि बेसिलस हमारा ग्राम पॉजिटिव है और स्पोर भी बना रहा होता है, साथ ही साथ इट इज़ मोटाइल। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखना है। अब बेसिलस हमारा दो तरह का होता है, एक बेसिलस एंथ्रेक्स, दूसरा बेसिलस सीरियस। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बेसिलस एंथ्रेक्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब बेसिलस एंथ्रेक्स के ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको पूरे प्रॉपर याद होने चाहिए। इनमें से 3 तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा ग्राम पॉजिटिव है, स्पोर प्रोड्यूसिंग है और मोटाइल है। ठीक है, ये 3 चीज़ें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी एक चीज़ याद आपको रखनी है कि इसके पास कैप्सूल होता है। ठीक है, इसके पास कैप्सूल होता है, वो कैप्सूल एक खास एसिड से बना हुआ है विच इज़ डी ग्लूटामिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, डी ग्लूटामिक एसिड। तो ग्राम पॉजिटिव है, मोटाइल है, स्पोर बना रहा है, साथ ही साथ कैप्सूल भी रखता है। और कैप्सूल किससे बनी हुई है, डी ग्लूटामिक एसिड से। अब एक रिएक्शन के बारे में आपसे पेपर में बार बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मैकफेडन रिएक्शन। तो मैकफेडन रिएक्शन स्पेशली हम बेसिलस की कैप्सूल को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जितनी भी कैप्सूल्स हमने पहले पढ़ी थी वो पॉलीसेकेराइड से बनी हुई थी। बेसिलस एंथ्रेक्स की कैप्सूल अलग है, डी ग्लूटामिक एसिड से बनी हुई है, तो इसके लिए टेस्ट भी अलग है विच इज़ मैकफेडन रिएक्शन। ठीक है, मैकफेडन रिएक्शन में आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेशेंट आया, मुझे उसको देख के लग रहा है कि यार उसमें बेसिलस एंथ्रेक्स हो सकता है, तो मैं क्या करूँगी, उसका ब्लड सैंपल ले लूँगी। मैं ब्लड सैंपल ले लूँगी, उसके अंदर क्या डालूँगी, मिथाइलिन ब्लू डालूँगी। ठीक है, मैंने ब्लड सैंपल लिया एक ऐसे मरीज़ का जिस पे मुझे शक था कि उसको बेसिलस एंथ्रेक्स हो सकता है। मैंने उसका ब्लड सैंपल लिया, उसके अंदर मिथाइलिन ब्लू डाल दिया। थोड़े टाइम बाद अगर मुझे पर्पल कैप्सुलर मटेरियल दिखना शुरू हो गया तो मैं समझ जाऊंगी कि इस पेशेंट को बेसिलस एंथ्रेक्स है, क्योंकि ये जो पर्पल कैप्सुलर मटेरियल है ना वो डी ग्लूटामिक एसिड की वजह से मिला है। ठीक है, तो मैं वापस रिपीट कर देती हूँ कि बेसिलस एंथ्रेक्स की कैप्सूल किससे बनी हुई है, डी ग्लूटामिक एसिड से। ठीक है, अब हम डी ग्लूटामिक एसिड को कैसे डिटेक्ट करेंगे, मैकफेडन रिएक्शन से। क्या करते हैं हम एक ब्लड सैंपल लेते हैं जिस पर हमें शक है कि शायद बेसिलस एंथ्रेक्स होगा उस पेशेंट को। हमने ब्लड सैंपल लिया, मिथाइलिन ब्लू डाला, थोड़ी देर बाद हमें पर्पल कैप्सुलर मटेरियल दिखना शुरू हो गया, तो हम बोलेंगे कि हाँ इस बंदे को बेसिलस एंथ्रेक्स है। अगर नहीं मिला तो हम बोल देंगे नहीं, इस बंदे को बेसिलस एंथ्रेक्स नहीं है। अब सवाल ये आता है कि ये पर्पल मटेरियल मतलब कैप्सुलर मटेरियल आया कहाँ से, लाइक ये पर्पल कलर किसने दिया, तो ये पर्पल कलर डी ग्लूटामिक एसिड ने दिया। आई होप क्लियर होंगी चीज़ें। ठीक है, अब विरुलेंस फैक्टर्स की बात करते हैं। तो बेसिलस एंथ्रेक्स के 2 विरुलेंस फैक्टर्स हैं, एक कैप्सूल, दूसरा इसका एंथ्रेक्स टॉक्सिन। दोनों ही विरुलेंस फैक्टर्स कौन बना रहा है, प्लाज्मिड बना रहा है। तो अगर बेसिलस एंथ्रेक्स का प्लाज्मिड लॉस्ट हो जाए यानी वो ख़त्म हो जाए तो फिर वो इतना ख़तरनाक नहीं साबित होगा, क्योंकि जो प्लाज्मिड 2 विरुलेंस फैक्टर्स को इनकोड कर रहा है अब वो प्लाज्मिड ही नहीं है। प्लाज्मिड नहीं है तो विरुलेंस फैक्टर नहीं है, विरुलेंस फैक्टर नहीं है तो बैक्टीरिया किसी डिजीज़ को करने के काबिल ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि प्लाज्मिड होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द विरुलेंस फैक्टर्स ऑफ बेसिलस। ठीक है, अब बेसिकली बेसिलस एंथ्रेक्स के 2 विरुलेंस फैक्टर्स हैं, कैप्सूल, दूसरा एंथ्रेक्स टॉक्सिन। कैप्सूल मैंने पहले भी बताया डी ग्लूटामिक एसिड से बना हुआ है और मैकफेडन रिएक्शन के थ्रू हम इस कैप्सूल को डिटेक्ट करते हैं।
और जितनी भी कैप्सूल्स होती हैं जो बैक्टीरिया को कवर करती हैं वो बेसिकली फेगोसाइटोसिस को इनहिबिट करती है। तो फेगोसाइटोसिस इनहिबिट हो जाएगी तो बैक्टीरिया ख़त्म देर से होगा, तो ये बहुत ज़्यादा फिर ख़तरनाक साबित होगा आपको। ठीक है, साथ में जो एंथ्रेक्स टॉक्सिन है, एंथ्रेक्स टॉक्सिन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक एडिमा फैक्टर, दूसरा लीथल फैक्टर, तीसरा प्रोटेक्टिव एंटीजन। सबसे पहला प्रोटेक्टिव एंटीजन का मैं बताती हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल मेरी स्किन पे बैसिलस एंथ्रेक्स ने आके इन्फेक्ट करना है, तो उसको मेरी स्किन पे मौजूद जो सेल्स हैं उसके रिसेप्टर के साथ लगना पड़ेगा। उन रिसेप्टर्स के साथ जब बैसिलस लगेगा उसके बाद ही वो सेल के अंदर दाखिल होने के काबिल होगा। अगर वो इस रिसेप्टर के साथ यानी मेरी स्किन के साथ नहीं जुड़ रहा तो मेरी स्किन के अंदर दाखिल भी नहीं हो सकेगा। तो प्रोटेक्टिव एंटीजन क्या करती है, प्रोटेक्टिव एंटीजन बैसिलस एंथ्रेक्स को होस्ट सेल रिसेप्टर के साथ अटैच कराती है। जब होस्ट सेल रिसेप्टर के साथ आपका बैसिलस अटैच हो जाएगा तो वो सेल के अंदर बड़ा इजीली एंटर हो जाएगा। तो बेसिकली एंट्री ऑफ द बैक्टीरिया के लिए प्रोटेक्टिव एंटीजन का होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास कौन से टॉक्सिन्स आते हैं, एडिमा टॉक्सिन, लीथल टॉक्सिन। एडिमा टॉक्सिन क्या कराएगा, ऑब्वियसली एडिमा कराएगा। कैसे कराएगा, एडिनल साइक्लेस एंजाइम को एक्टिवेट करके सेल के अंदर साइक्लिक एमपी बढ़ाएगा और वहाँ पे एडिमा कॉज कराएगा। लीथल टॉक्सिन क्या करता है, ये स्पेशल प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिवेट करता है जिसको हम कहते हैं माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेजेस, जिसकी वजह से जो होस्ट सेल होते हैं वो टूटते हैं और अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाती है और एक बहुत गंदा सा ब्लैक कलर का अल्सर भी आपको दिखता है इसमें। तो आपको ये चीज़ याद करनी है कि 2 टॉक्सिन है, कैप्सूल और एंथ्रेक्स टॉक्सिन। कैप्सूल बेसिकली फेगोसाइटोसिस को इनहिबिट कर रहा है और जो एंथ्रेक्स टॉक्सिन है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, एक हमारे पास एडिमा फैक्टर, दूसरा लीथल फैक्टर और तीसरा प्रोटेक्टिव एंटीजन। अब बेसिकली मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो दोनों विरुलेंट फैक्टर्स कैप्सूल और टॉक्सिन दोनों ही प्लाज्मिड से बना हुआ है, तो आपको याद रखना होगा कि कौन सा प्लाज्मिड कौन सा विरुलेंट फैक्टर बना रहा है। जैसे प्लाज्मिड 1 हमारा टॉक्सिन बना रहा होता है और प्लाज्मिड 2 हमारा कैप्सूल की सिंथेसिस कराता है। ये आपका एमसीक्यू में पूछते हैं कि कौन सा प्लाज्मिड क्या बना रहा है, तो प्लाज्मिड 1 टॉक्सिन्स बना रहा है, प्लाज्मिड 2 कैप्सूल बना रहा है। ठीक है, अगर आपका प्लाज्मिड लॉस हो गया तो फिर उसके बाद बैक्टीरिया कुछ खतरनाक रहेगा नहीं। क्यों, क्योंकि विरुलेंट फैक्टर्स ही लॉस हो गए। और जो एंथ्रेक्स कैप्सूल है वो फेगोसाइटोसिस को इनहिबिट कराती है और एंथ्रेक्स कैप्सूल को इनकोड कौन कर रहा है, प्लाज्मिड X2। अब अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें ना, तो जो आपका बैसिलस है वो 3 तरह से डिजीज कॉज कराता है। कैसे कैसे कि अगर आपकी स्किन से आपकी स्किन पे कोई ज़ख़म था, ठीक है, आपकी स्किन खुली हुई थी और आपके ऊपर स्किन के ऊपर बैसिलस एंथ्रेक्स आ गया, तो वो स्किन के थ्रू ट्रांसमिट हुआ ना, तो हम उसको बोलेंगे कि आपका क्यूटेनियस एंथ्रेक्स है। अब क्यूटेनियस एंथ्रेक्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, क्यूटेनियस ही होगा। इसके अलावा अगर आपने स्पोर्स को इनहेल कर लिया है तो फिर आपको पल्मोनरी एंथ्रेक्स होगा, और अगर आपने स्पोर्स को इंजेस्ट कर लिया है यानी खा लिया है तो आपको इंटेस्टिनल एंथ्रेक्स होगा। वैसे इंटेस्टिनल एंथ्रेक्स इज़ वेरी रेयर, ठीक है, बट अब होता है। ज़्यादा कॉमन आपका क्यूटेनियस और पल्मोनरी है। अब हम क्यूटेनियस और पल्मोनरी एंथ्रेक्स का एक डिफ्रेंशिएट देख लेते हैं। क्यूटेनियस वाले को हम हाइट पॉटर बोलते हैं और पल्मोनरी को हम वूल सॉटर कहते हैं। अभी याद कैसे होगा कि भाई हाइट पॉटर कौन सा, वूल सॉटर कौन सा। तो बेसिकली क्यूटेनियस वाला स्किन से रिलेटेड है। हम अपनी स्किन को कवर रखते हैं, हम पूरे अपनी स्किन को एक्सपोज तो नहीं करते, तो हम अपनी स्किन को कवर करके रखते हैं, छुपा के रखते हैं, हाइड करके रखते हैं। तो क्यूटेनियस एंथ्रेक्स कौन सा होगा, हाइट पॉटर वाला। और आपने देखा होगा सर्दियों में आपको चेस्ट इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम गर्म कपड़े पहनते हैं, हम स्वेटर्स पहनते हैं। स्वेटर्स किसके बने हुए होते हैं, वूल के बने हुए होते हैं। तो पल्मोनरी एंथ्रेक्स को आप कैसे याद करोगे, स्वेटर से, वूल से। तो पल्मोनरी एंथ्रेक्स को क्या बोलेंगे, वुड सॉटर, और क्यूटेनियस वाले को क्या बोलेंगे, हाइट पॉटर। क्यूटेनियस वाले ट्रांसमिट कैसे हो रही है, ऑब्वियसली स्किन कॉन्टेक्ट से ट्रांसमिट हो रही है, और पल्मोनरी वाली स्पोर्स को इनहेल करने की वजह से हो रही है। अब क्यूटेनियस एंथ्रेक्स में ना आपको मेलिग्नेंट पोस्ट्यूल मिलता है। मेलिग्नेंट पोस्ट्यूल क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि मेलिग्नेंट पोस्ट्यूल कौन से डिजीज़ में दिखता है, तो आप बताओगे बैसिलस एंथ्रेक्स की जो क्यूटेनियस एंथ्रेक्स वाली टाइप है उसमें आपको दिखता है। इसमें क्या होगा,
आपका बीच में ये ब्लैक ईशर अल्सर हो जाएगा। मैंने कहा था ना लीथल टॉक्सिन होता है, सेल डेथ कराता है। तो जब सेल डेथ होगी तो यहाँ पे बिल्कुल नेक्रोसिस हो जाएगी, अल्सर हो जाएगा। तो ये हमारा ईशर अल्सर हो जाएगा। साइड में आपको एडीमा दिखेगा, साइड में आपको एडीमा दिखेगा। ये एडीमा आपका नॉन पिटिंग एडीमा है। तो बीच में आपको अल्सर दिखा, साइड में आपको एडीमा दिखा विच इज़ नॉन पिटिंग एडीमा। ठीक है, ये आपका पूरा मेलिग्नेंट पॉस्ट्यूल बन गया। मेलिग्नेंट पॉस्ट्यूल की खास बात ये होती है कि इट इज़ पेनलेस पॉस्ट्यूल। ठीक है, तो मेलिग्नेंट पॉस्ट्यूल आपका पेनलेस अल्सर होता है, पेनलेस वेसिकल होता है। बीच में ब्लैक नेक्रोटिक ईशर अल्सर होता है, सराउंड क्या हुआ होता है उसको पिटिंग नॉन पिटिंग एडीमा ने। ठीक है, इसी तरह अगर हम पल्मोनरी एंथ्रेक्स की बात करें ना, तो ये बहुत खतरनाक किस्म का नमूनिया कराता है जिसको हम कहते हैं हेमरेजिक नमूनिया। फिर ये बैक्टीरिया आपके ब्लड से, लिम्फेटिक से स्प्रेड होते हुए हेमरेजिक मीडियास्टिनाइटिस और हेमरेजिक मेनिंजाइटिस भी कॉज कराता है। तो बैसिलस एंथ्रेक्स इज़ वेरी वेरी टॉक्सिक, वेरी वेरी सिवियर। तो अगर हम पल्मोनरी वाली बात करें, पल्मोनरी एंथ्रेक्स, तो इट इज़ मोर सिवियर। बट अगर हम क्यूटेनस वाले की बात करें तो इट इज़ लेस सिवियर। इवन ये सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ही ठीक हो जाती है और ऊपर से पेनलेस भी है। बट ऑब्वियसली अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत इम्यूनिटी कम है, तो उसको सेप्सिस या मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। बट अगर पल्मोनरी एंथ्रेक्स की बात करें तो ये तो 110% फैटल है। इसको ट्रीट करना वक्त पे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपकी डेथ हो जाएगी। ये मेलिग्नेंट पॉस्ट्यूल की पिक्चर है, आपकी ऑस्पी में आ सकती है। मुझसे खुद टीचर ने वाइवा में पूछा था ईशर अल्सर क्या होता है, मुझे नहीं याद आ रहा था बिकॉज इतनी सारी चीज़ें होती है आप भूल जाते हो। बट खैर, ईशर अल्सर आपका ब्लैक कलर का नेक्रोटिक अल्सर होता है जो आपको क्यूटेनियस एंथ्रेक्स में दिखता है, सराउंडेड बाय नॉन पिटिंग एडीमा, और ये पेनलेस अल्सर होता है। ठीक है, डायग्नोसिस आपके बहुत आसान है, वही आपकी चीज़ें रिपीट होंगी कि आपका ग्राम पॉजिटिव है, स्पोर प्रोड्यूसिंग है, मोटाइल है, कोई हिमोलिसिस शो नहीं करता ब्लड अगार पे। बट अगर हम न्यूट्रेंट अगार की बात करें तो एक मीड्यूसा हेड अपीयरेंस मिलती है। और अगर हम जेलेटिन अगार की बात करें तो इन्वर्टेड फर ट्री अपीयरेंस मिलती है। बट इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मेन चीज़ याद रखनी ग्राम पॉजिटिव है और स्पोर प्रोड्यूसिंग है। साथ ही साथ मैकफेडन रिएक्शन हम स्पेशली करते हैं बैसिलस एंथ्रेक्स के लिए, बिकॉज बैसिलस एंथ्रेक्स की जो कैप्सूल है वो डी ग्लूटामिक एसिड से बनी हुई है। साथ ही साथ इट इज़ नॉन एसिड फास्ट। मेन चीज़ें याद रखनी है, ग्राम पॉजिटिव है, स्पोर प्रोड्यूसिंग है और मैकफेडन रिएक्शन पॉजिटिव शो कराता है बिकॉज इट्स कैप्सूल इज मेड अप ऑफ डी ग्लूटामिक एसिड। बार बार डी ग्लूटामिक एसिड कह रही हूँ, आई होप आपको याद हो गया बिकॉज यही एमसीक्यू में बार बार आता है। यहाँ पे हमारा बैसिलस एंथ्रेक्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बैसिलस सीरियस कंप्लीट कराती हूँ। कुछ समझना है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बट ये चीज़ें ज़्यादा याद करने की है, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप इस स्लाइड को अच्छे से याद कर लें। इंशाल्लाह आपको बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट में हम बैसिलस सीरियस करते हैं।